तक हम लोग हुआ था ना, इसमें जैसे कि 3 4 5 चीज जो है आप देखे होंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन बार बार करके वो आ रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, है ना। तो अब जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये टू लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके, जैसे कि ये तो एक सीधा स्पष्ट जो है, एक क्या हो गया, एक जैसे कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि गवर्नमेंट का क्या करना है, पावर को लिमिट करना है। तो पावर को लिमिट करने का मतलब ये है ताकि अगर वो एनार्की वाली जो सिचुएशन हो जाती है ना, मतलब कि किसी भी एक व्यक्ति के पास एब्सोल्यूट पावर सिस्टम ना बने। एब्सोल्यूट पावर सिस्टम का क्या मतलब हो गया, जिसको कि कहते हैं अधिनायकवाद, आप कैसे समझिए, मतलब कोई एक व्यक्ति है तो या तो वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, या कोई इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई इंडिविजुअल हो गया, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई आइडिया हो गया। समझ में आ रहा है कि इसी का आधिपत्य हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आइडियल्स ऑफ द गवर्नेंस है वो कहाँ मेंशन है, वो आपके प्रीएम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम सब लोग की जो आइडियोलॉजी, तो गवर्निंग, अब इसमें क्या है, तो ये गवर्निंग डॉक्यूमेंट तो है ही है, लेकिन ये क्या करता है, किसी इंडिविजुअल को, इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशन को, या गवर्नमेंट के जो डिफरेंट आपके क्या हो गए, ऑर्गन हो गए, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, इनका पावर, ड्यूटीज, फंक्शंस, ये सब बताते हुए, और क्या बताता है इसमें, एकोमोडेटिव फीचर को ये भी बता रहा है। तो लिमिट करना, सीमांकन करना, तो आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके कई तरह से क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हमने देखा। कॉन्सेप्ट क्या है, यही है। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा था, जिसपे क्वेश्चंस जो आपके डिपेंडेंट थे वो क्या थे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का क्या मतलब हो गया, इसका जो सबसे बेहतर जो आंसर है वो ये है कि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके प्रति होती है, लेजिस्लेचर की, ठीक है। जैसे कि आप देखिए कलेक्टिव, अब एग्जीक्यूटिव जो इंडिया में है वो क्या है, डी फैक्टो, मतलब रियल, और डी यूरे नॉमिनल। तो डी यूरे में कौन हो गया आपको, द प्रेसिडेंट। इसमें कौन हो गए आपके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, तो अब इसमें ये क्या कर रहे हैं कि हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। तो विदाउट प्राइम मिनिस्टर क्या होगा, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर हो गया। तो अब इसमें कि अब इनकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ होती है, प्राइम मिनिस्टर कब तक रहेंगे, एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। हाउस जैसे ही हम कह रहे हैं तो किसके प्रति, लेजिस्लेचर, विधायकी के, विधायिका के प्रति। इसके साथ साथ इंडिया में एक और चीज आप देखिएगा, अपने यहाँ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो पहले क्या होता है, वो लेजिस्लेचर होता है, प्राइम मिनिस्टर कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है,
जैसे मिनिस्टर्स जो है, अगर मंत्री अगर है तो वो क्या होंगे, वो 6 मंथ तक मान लीजिए उनको, लेकिन उसके बाद उनको क्या होगा, कहीं ना कहीं उनको किसी हाउस का सदस्य बनना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो वो लेजिस्लेचर, तो एग्जीक्यूटिव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, यही आपके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। समझ में आ गया? तो तीसरा क्या होता है कि वन मैन वन वोट, एक व्यक्ति जो है उसके वोट की अहमियत क्या है, एक है ना। तो ये भी आपका एक क्या हो गया, ये इसका एक फीचर हो गया। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके जितने ये क्वेश्चंस हैं वो आपके वो बन रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा, अब इसको देखिए। फीचर फॉर प्रेसिडेंशियल फॉर्म, अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म कहाँ होता है, यूनाइटेड स्टेट्स में है ना। तो अब द हेड ऑफ द, इसमें तो कल किए थे ना हम लोग। हाँ, ये 60 तक हो गया था। हाँ, यहाँ से करना है। अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, अब इसमें देखिए उसी कॉन्सेप्ट का संवैधानिक सरकार का अर्थ है, क्या अर्थ है, a government limited by the terms of the constitution or to limit the power of the गवर्नमेंट। अब जब भी हम पावर ऑफ द गवर्नमेंट कह रहे हैं ना, सरकार, तो सरकार जो है एक आइसोलेशन में समझने की जरूरत नहीं है। सरकार जब आप कहते हैं तो सरकार का मतलब ऐसा नहीं कि किसी आप अलगाव या बिलगाव में आप समझिए कि गवर्नमेंट हो गई यही सरकार, नहीं। गवर्नमेंट के जितने ऑर्गन्स हो गए वो सबको कलेक्टिवली सरकार बोला जाता है। समझ में आ गया? जैसे प्रधानमंत्री आप कहते हैं, तो प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति नहीं है, उस पूरी संस्था जो है ना एक इंस्टीट्यूशन है प्राइम मिनिस्टर। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप कहते हैं, डीएम कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, वो क्या है, एक जिला प्रशासन है ना। तो आप जैसे ही जैसे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो प्रतिनिधित्व, अब जाहिर सी बात है 142 करोड़ पॉपुलेशन है। अब एक कोई मान लीजिए कि आपका जन प्रतिनिधि होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसी एक संसदीय क्षेत्र से या विधानसभा क्षेत्र से, तो अब जाहिर सी बात है कि सारे इंडिविजुअल्स का तो हम नहीं कुछ ले सकते हैं, कोई ओपिनियन, कोई विचार। इसलिए क्या है कि आप अपनी बात को क्या रखिए, एक प्रतिनिधि, और वो आपकी बात को कहाँ रखना है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही जो है लोगों से क्या होता है, ये शक्ति जो है वो क्या होती है, डिराइव होती है। इस संदर्भ में कहा जाता है कि लोगों का शासन, लोकतंत्र, क्योंकि आपके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, शासन सत्ता चलाते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब इसको देखिए, संवैधानिक सरकार करके कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ ए नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फेडरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो। ए गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर्स, नहीं। गवर्नमेंट, इंडिया में गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो नॉमिनल पावर करते हैं कि रियल पावर, हाँ, ए गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज रियल पावर्स, ये तो सही है, लेकिन इसमें है कि रियल पावर्स तो है, लेकिन ये क्या है आंसर, कि इस समय में ये कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या करता है, लिमिट करता है। इस संदर्भ में ये आंसर, ठीक है। तो डी इज द राइट चॉइस। हाँ, ये बताइए। ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन, द मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, ए सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म और विजन, हाँ को दिखाई देगा, ए बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स। बताइए।
डी, समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं का एक समूह। ये तो सवाल ही नहीं है कि ये होगा। ये ए बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स, ये कैसे आप कह रहे हैं? डेमोक्रेसी सुपीरियर है, इसका मतलब है कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण है कल होके हम कोई पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं और आप सब लोग उसके समर्पित कार्यकर्ता बन जाइए, तो ये लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण हो गया। लोकतंत्र किसको कहते हैं? डेफिनेशन उसके बेसिक, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तुरंत क्वेश्चन कीजिए व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लोकतंत्र और डेमोक्रेसी। इट इज ए गवर्नमेंट सिस्टम बाय द पीपुल, टू द पीपुल और फॉर द पीपुल, तो लोगों के द्वारा बनाया गया है। तो आप इसमें से देखिए, इससे मिलता है पहले क्या, द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन, सामान्य पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र, इसको होल्ड कीजिए। मतलब इस पे अभी नहीं हम लोग निर्णय लेते हैं। द मेथड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, कार्यकारी नेतृत्व को मजबूत करने के तरीके नहीं है। गतिशीलता दूरदर्शिता वाला एक श्रेष्ठ व्यक्ति, ए सुपीरियर इंडिविजुअल विद डायनेमिज्म एंड विजन, क्या इसमें आपको गलती लग रहा है? एक ऐसा व्यक्ति, फंडामेंटल राइट्स उसको दिया जा रहा है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स? दैट योर पर्सनालिटी विल ग्रो विद द फुलेस्ट एक्सटेंट। अगर मान लीजिए कि लोकतंत्र नहीं होगा, एक तानाशाही होगी, डिक्टेटरशिप होगी, तो आपको लग रहा है कि जो रूल करने वाला व्यक्ति आपको अधिकार देगा। आपके पास फंडामेंटल राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स कौन दिया है? सरकार दी है। कौन दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन दिया। अगर नहीं होता तो आप जाके प्रोटेस्ट कर लेते। जहां राजशाही है, जहां राजा रूल कर रहा है, राजा के सामने अब जाके धरना प्रदर्शन कीजिए कि महावरण तो कहेंगे कि ठीक है, इनको पहुंचा दीजिए जहां जाना चाहते हैं। आई बात समझ में? ये लोकतंत्र है। इसीलिए आपको क्या करें, गतिशीलता, एक सुपीरियर इंडिविजुअल होगा विथ डायनेमिज्म एंड विजन, तभी तो दूरदर्शिता की बात है ना। हम लोग कोई सामूहिक प्रयास, कलेक्टिव जो है कोई एफर्ट कर सकते हैं सोसाइटी को एलिवेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक राइट्स है। हम राइट टू एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म यूनियन, कोऑपरेटिव जो है आप आर्टिकल 19 पढ़े हैं, आपको विचारों की अभिव्यक्ति है, आपको लिखने की अभिव्यक्ति है। समझ में आ रहा है? तो आपका क्या, आपके व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो रहा है? क्योंकि आपको अधिकार दिया। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, कोई डाउट है आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन है? नहीं समझ में आया तो बोलिए, एक बार फिर से समझाएंगे। नहीं इनको थोड़ा सा, हाँ बोलिए बोलिए। तो हिंदी पढ़े ना भाई, इधर तो हिंदी लिखा हुआ है। तो हिंदी में थोड़ा सा, हिंदी जो है वो वाला हिंदी है, कड़क हिंदी है। नहीं तो गतिशीलता मतलब कि एक तरह समझिए सक्रिय, डायनेमिक। डायनेमिक तो हिंदी में चल रहा है आजकल। तब फिर दूरदर्शिता, दूरदर्शिता मैंने दूर तक देखने की क्षमता। इसका मतलब ये नहीं कि चश्मा बढ़िया वाला लगाए, नहीं। दूरदर्शी का मतलब होता है एक, हाँ दूर, जिसको बोलते हैं कि दूरंदेशी, उसको जो है विजन जो है उसको दिखाई दे रहा है कैसे, ये वाली बात है। तो ठीक तो है, तो वही एक श्रेष्ठ व्यक्ति होगा। यही क्या है, बस डिफाइन। सामान्य पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र, चरित्र और बुद्धि जो है, इंटेलिजेंट हम नहीं आपको बना रहे, ये नहीं, आपका पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा है ना। तो आप एक विजनरी अप्रोच के एक व्यक्ति हैं। भारत एक गणतंत्र है जिसका तात्पर्य है, बताइए। पहले एबीसी को वेरीफाई कीजिए क्या है। द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, राज्य का प्रमुख चुना जाता है। हाँ? अच्छा आते हैं। देश आजाद है, देश में सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली है, देश में अंतिम अधिकार संसद के पास है। देखिए जब भी रिपब्लिक आए, इसका मतलब ये हो गया कि जो व्यक्ति गणराज्य, मतलब कि जो है वो क्या है, वंशानुगत नहीं है।
वंशानुगत नहीं, हेरिडिटरी ये नहीं, रिपब्लिक का यही मतलब। तब इस तरह से क्या है, हेड ऑफ द स्टेट वो क्या होगा, चुना जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि कोई राजा है उसका बेटा जो है वही राजा हो गया, ये नहीं है, रिपब्लिक यही है। हेड ऑफ द रिपब्लिक इंडिया में कौन है बताइए तो। हाँ, नेक्स्ट, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, 1950 में हमारी क्या संवैधानिक स्थिति थी बताइए। आइए। हम्म हम्म सम्राट आ गए। SSSDR 9550 में सेकुलर वर्ड था ये, इसी का ये क्वेश्चन है। हम्म और ये सोशलिस्ट कब ऐड हुआ था। हाँ, ये ध्यान रखिएगा ये आप लोग। हम्म हाँ 66 भी। तो ये क्या हो गया, ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होता है और इसमें अधिक संभावना होती है गलत होने की, केवल बस इतना ही जो है। कौन कौन से वर्ड जो मतलब ऐड किए गए थे 42nd, रुकिए, सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, यूनिटी भी ऐड हुआ था। ठीक, नेक्स्ट, हु रिजेक्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ्स एंड प्रोवर्ब्स, ये क्वेश्चन हर्बर्ट साइमन इसका आंसर है, लेकिन इट इज नॉट रिलेटेड। हालांकि गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जा रहा है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन हो गया, है ना। ये प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको ये रिजेक्ट कर दिए थे। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि एक उसमें एडमिनिस्ट्रेशन या ऑर्गेनाइजेशन पे जब आप चलाइए ना, तो उसमें आपको ये नहीं तो जैसे कि उसमें आप ये समझिए एक पोस्ट कोड, जैसे कि हम P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर आउट का हो गया, फिर उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा ये कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग, है ना। अब ये जो हो गया इसको डी, अब जैसे आप डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन, है ना, आप डेलीगेशन जिसको कहते हैं, तो अब जैसे जैसे है उस तरह से आप तो ये इस तरह के ये कॉन्सेप्ट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड पढ़िएगा आप लोग, तो उसका ये है, ये इनका एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। तो इन्होंने हर्बर्ट साइमन, फिर और भी वैसे फ्रेडरिक रिक्स जो थे, ये प्रिज्मेटिक एक मेथड दिए थे, डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ये थिंकर्स हैं। उसी तरह डोएन वर्ल्ड, ये जो है, तो बस आप ये जानिए प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ एंड प्रोवर्ब, इन्होंने ये क्या क्या था, एक मिथ है, रियलिटी नहीं है ना। और प्रोवर्ब मतलब कहावत हो गया, जैसे कि नहीं होते कि कहावती, मतलब ये रियलिटी से इसका मतलब नहीं, उन्हें एक बड़ी बड़ी बातें जिसको कहते हैं कि बड़ा बात, मिथ मतलब वास्तविकता नहीं का, जैसे कि मिथ है कि रियलिटी है ना। तो रियलिटी मतलब वास्तविकता, और मिथ एक तरह से आप समझिए कि वो एक कल्पना हो गया या एक रहस्य की बात हो गई, और प्रोवर्ब मतलब कहावत हो गया, है ना, मतलब जिसका वास्तविकता से मतलब नहीं है, एक कल्पना की दुनिया। जैसे आप ऐसे समझिए कि आप ऐसे समझिए कि ड्रीम, जिसको आप स्वप्न की बात करते हैं कि रात को जैसे सोए सुबह उठे और आप बिलियनर,
तो ये क्या है, मिथ है। बट व्हाट इज द रियलिटी, दैट स्ट्रगल इज लाइफ, दिस इज द रियलिटी। स्ट्रगल मिथ नहीं है, लेकिन वो जो है रातों रात जो मतलब सक्सेस मिलना, दैट इज 68। Which one of the following is not true in relation to democratic determinism? बताइए। एक राज्य जिसमें लोग सर्वोच्च है, सत्य नहीं है। ये देखिए, सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन पर्सन। गुड। हाँ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, विच वन। आप नहीं हो तो वहां उस चेयर पे चले जाइए, क्योंकि हम आएंगे बार बार इधर राइट साइड, तो हिंदी वाला आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आप पढ़ पाएंगे ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, in the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? देखिए, इस चीज को समझिए। लिबर्टी जो होता है, if there is no law, there is no liberty। मतलब ये कि लिबर्टी has to be ensured by the law। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? मतलब कि अगर लॉ नहीं है तो लिबर्टी नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है कि एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, मतलब कि संयम, ये हिंदी इसकी संयम हो गया। रेस्ट्रेंट मतलब कि किसी भी तरह का गतिरोध, प्रतिरोध जो कहते हैं। तो आपके ऊपर अगर कोई गतिरोध नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है ना, मतलब कोई आपके ऊपर रोक नहीं है, तो इसको स्वतंत्रता, लिबर्टी जो है ये कहा जा रहा है। दैट इज नॉट लिबर्टी। फिर आप कहाँ चले जाइएगा, वही एनआरकी वाले सिचुएशन। जैसे नहीं कहते कि कोई भय नहीं है, डर नहीं है, और क्या है, रूल ऑफ लॉ है। तो विधि का क्या है कि विधि का एक सम्मान तो आपको करना ही है, एक नागरिक होने के नाते। उसका एक क्या है, विधि व्यवस्था, उसका एक डर भी होना चाहिए कि भाई अगर हम बाइक मान लीजिए कि लेफ्ट साइड से नहीं राइट से ले गए, तो मोटर व्हीकल एक्ट है, इसके तहत हमको क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो आपकी स्वतंत्रता, जैसे कि आपको कॉलेज में जाना, आप ऐसे रिंग घुमा के जा रहे हैं, आप जाइए, स्वतंत्र है, लेकिन रिंग उनको नहीं लगना चाहिए, है ना, क्योंकि क्या है, उनकी स्वतंत्रता बाधित नहीं हो। तो एक क्या है, स्वतंत्र तो आप हैं, लेकिन एक क्या है, परिधि है। आप उस स्वतंत्रता की क्या है, एक परिधि है। तो आपको एकदम फ्री पार्टिकल्स की तरह एकदम फ्री नहीं कहा किया जाता। तो इसलिए ये जो है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, ये नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए, तो लॉ जो आपको स्वतंत्रता दिया गया है वो कैसा है, वो लॉ के द्वारा है, मतलब कि विधि। इसीलिए जो फंडामेंटल राइट्स में इसको क्या बोला जाता है, इट इज लीगली इन्फोर्सेबल, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स। पूर्ण रूप से आप क्या है, वो नहीं। इसलिए इंडिविजुअल लिबर्टी के साथ साथ सोशल कंट्रोल भी। आप कुछ भी, स्पीच की आपको आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, विचार, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हैं जिससे कि पब्लिक ऑर्डर, मान लीजिए विधि व्यवस्था, ये डिस्टर्ब हो जाए, भारत की संप्रभुता, अखंडता जो है उस पर कोई प्रश्न आ जाए, इस तरह की भाषा का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो उसके ऊपर क्या एक बाध्य, किस तरह की बाध्यता है, तो विधि का। समझ में आ रहा है ये? तो यही चीज यहाँ कहा जा रहा है, ये नहीं हो सकता है। दूसरा क्या है कि अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट एवर वन लाइक्स, ये है, लेकिन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, जो हम आपको बोल रहे हैं कि आपको अधिकार क्यों दिए गए हैं, तो दैट योर पर्सनालिटी विल ग्रो विद द फुलेस्ट एक्सटेंट, है ना। अधिक आपको जो चाहिए, तो व्यक्तित्व निर्माण आप जो है वो कर सकते हैं। ये आपको तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। समझ में आ गया? और इससे रिलेटेड लास्ट ईयर भी क्वेश्चन था कि लिबर्टी हैज टू बी इंश्योर बाय द लॉ। लॉ नहीं है, कानून नहीं है, तो लिबर्टी नहीं।
आजाद भारत का ये मतलब नहीं है कि आपको जो इच्छा करे वो आप कर ले जाइए, क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ क्या था, जब आप उनका जब शासन चल रहा था आपको राइट्स ही नहीं था, तो आप फंडामेंटल राइट्स और सिविल राइट्स के लिए फाइट किए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका देश है तो जो मर्जी वो आप कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता किसके द्वारा, विधि के द्वारा। और विधि, सर्वोच्च विधि कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये कह रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको भी राइट दिया है, इनको भी राइट दिया है। और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर इनके राइट का उल्लंघन हो रहा है तो ये क्या कर सकते हैं, अवमानना जो अगर हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अगर इनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन स्टेट भी कर रहा है तो ये स्टेट के अगेंस्ट जा सकते हैं, लेकिन वहां आप नहीं जा सकते थे। लेकिन लिबर्टी, इनको स्वतंत्रता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करे या ऐसा मान लीजिए इनकी अभिव्यक्ति हो जिससे कि क्या हो, भारत की संप्रभुता के अगेंस्ट में, अखंडता के विरोध में, या ये डिफेमेशन जो हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमान, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट, वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, समाज में समानता का एक निहितार्थ इसका क्या है, बताइए। ये जो बता देगा तुम समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट आप समझ गए। इनका आंसर है विचारधारा, आइडियोलॉजी ना, ये कह रहे हैं। चलिए और कोई, ये अगर आप लोग आंसर कर रहे हैं इसका मतलब कि कॉन्सेप्चुअली यू आर क्लियर, नहीं तो बस वही एबीसीडी आप लोग रट रहे हैं, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। प्रश्न आप लोग समझ रहे हैं, हैं? डी, आप भी डी, दो लोग डी हो गए। चलिए बचे तीन और कुछ ऑनलाइन, ऑनलाइन में एक रिस्पॉन्स आ रहा है, सम्राट। चलिए इनका आंसर अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। डी, चार लोग डी आ गए। हम्म, और कोई आप बता दीजिए। हाँ ठीक है, आपका आंसर मिल गया हमको, सम्राट। अभी लेकिन हम बोल नहीं रहे आपका आंसर को। हाँ बताइए, हो गया। चलिए अब समझिए, इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी, उन्होंने कहा है कि आंसर ऑनलाइन जो है ए ऑप्शन है। अब इस चीज को समझिए, इक्वलिटी इन सोसाइटी, समाज में समानता, अनुच्छेद 14 आप लोग पढ़े थे, क्या था अनुच्छेद 14, नो पर्सन शेल हैव इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये तो होगा ही ना, नो पर्सन हैव कैसे नहीं होगा, एवरी पर्सन। उसमें ये है कि द स्टेट शेल नॉट डिनाई इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप आधा जो पढ़ रहे हैं वो आर्टिकल 21 का पढ़ रहे हैं कि नो पर्सन शेल डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, स्टार्ट नहीं होगा ऐसे नो पर्सन, अगर नो करना है तो स्टेट को कीजिए। अनुच्छेद 14 क्या था कि समानता का अधिकार, विधि के समक्ष सब कोई क्या है, समान है, या विधि के समान समान संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब याद कीजिए इस अनुच्छेद 14 का ये एक्सेप्शन क्या था, अपवाद। इसके अपवाद में हम लिखवाए हुए थे, आप लोगों को बताएं इसका अपवाद क्या है। अनुच्छेद 361 ये क्या है, जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, तो समानता के, इक्वलिटी इन सोसाइटी इन द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, या अगर विशेष अधिकार दे दिया जाए किसको, किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, जैसे वीआईपी ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, आप गए एयरपोर्ट पर, आप जो है लाइन में लगे हुए और दूसरे किसी व्यक्ति को, क्योंकि वो क्या है, वो उसके पास 1000 करोड़ है, 100 करोड़ का मालिक, तो एक तरफ आप क्या कर, उसको पहले एंट्री दे दी गई, समझ रहे हैं आप। तो ये क्या हो गया, एक विशेष अधिकार, प्रिविलेजेस। इसी तरह अदर जो सर्विसेज है उसमें, तो ये क्या करे, वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। जब तक विशेष अधिकार आप नहीं खत्म करेंगे तब तक क्या होगा, समानता आ ही नहीं सकती है।
इसीलिए अनुच्छेद 18 क्या बोलता है, याद कीजिए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ कहाँ है, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। 18 याद कीजिए तो क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल। जैसे उसमें क्या था, राय बहादुर, दीवान साहब, ये जो क्या था, जो अंग्रेजों के द्वारा जो दिया जाता था ये टाइटल, इसको हटाया गया। क्यों? क्योंकि समाज में समानता आपको लाना। तो जो स्पेशल राइट्स उनको दिए गए, प्रिविलेजेस को हटा दिया गया। समझ में आ रहा है ये, इसीलिए। और बाकी आप ऑप्शंस को देखिए, रेस्ट्रेंट तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, सवाल ही नहीं। चलिए नेक्स्ट 71 बनाइए। तो समझे ये क्वेश्चन देखने में बहुत इजी था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है उसके लिए चाहिए। हाँ, रिजर्वेशन प्रिविलेज नहीं है, आरक्षण यही जो नौकरी में जो दिया जा रहा है, नहीं, इसको समझिए एक सेकंड। हाँ, क्या कह रहे हैं ये, हाँ, टाइटल लेवल, गुड। देखिए, रिजर्वेशन प्रिविलेज नहीं है, इसको समझिए। देखिए, जो रिजर्वेशन है ये उनके लिए है जो क्या है, सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड्स, ठीक है, सामाजिक तौर पे और शैक्षणिक दृष्टिकोण से वो क्या है, वो पिछड़े लोग, या शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो किस आधार पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, डिसेंट, सात हो गया, ठीक है। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मतलब कि लोग नियोजन में स्टेट क्या करेगी, इस तरह की कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, विभेदकारी नीति का निर्माण उसको नहीं करना। साथ साथ उसको ये भी इंश्योर करना है कि ऐसे लोग जो डिप्राइव्ड सेक्शन के हैं, जो वंचित समाज के हैं, उनको क्या करना है, मुख्य धारा में, मतलब कि मेन स्ट्रीम में उनको लाना है। समझ में आ रहा है? तो यह जो रिजर्वेशन दिया गया ये कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, क्योंकि वो जो क्या है, वो दशकों से शतकों से क्या है, वो डिप्राइव्ड सेक्शन के हैं। तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को उनको इंश्योर करने के लिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी आप देखिएगा, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कई जगह वो रिजर्व रहती है, लेकिन रिजर्व रहती है किनके लिए, जो लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के हैं उनके लिए। वहां देखिएगा तो जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, इस ग्राउंड पे हम नहीं पॉलिटिकल आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम रिजर्व करते हैं। आप देखिएगा कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हैं, इस आधार पर नहीं है, वो कैसे है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैसे हम उनको इंश्योर कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, समझिए इस चीज को। और जब यहाँ लोक नियोजन की बात होती है तो इसमें हम ये क्या कर सकते हैं, वो इनेबलिंग क्लॉज है, स्टेट को हम ये कहते हैं कि आप जो है ये तय कीजिए कि आपके यहाँ सामाजिक तौर पे और शैक्षणिक तौर पे कितने लोग पिछड़े हैं,
और उनको मुख्य धारा में लाइए और लोक नियोजन से संबंधित कोई भी जब आप नीति बना रहे हैं उसमें कोई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी नहीं बनाई। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें किसी भी व्यक्ति में, दो इंडिविजुअल्स के बीच में धर्म के आधार पे विभेद नहीं होना चाहिए, मूल वंश के आधार पे विभेद नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लिंग के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जन्म स्थान के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, निवास स्थान के स्थान पे रेसिडेंस, ठीक है। और डिसेंट का क्या मतलब हो गया? वंश के आधार पे। समझ में आ गया? तो इस आधार पे कोई विभेदकारी नीति नहीं होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह नहीं हुआ कि जो लोग को आरक्षण दिया जा रहा है वो कोई स्पेशल प्रिविलेज है, नहीं, वो पहले से ही शतकों दशकों से क्या है, वो एक वंचित समाज का हिस्सा रहे हैं, इसलिए उनको क्या किया जा रहा है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी वो सामाजिक स्तर पे देने की बात हो रही थी कि जो सोशल इकोनॉमिक रीजन से हम लोग दे ही नहीं सकते थे। आगे चल के जब ये दिया, जैसे कि ईडब्ल्यूएस आप लोग जान रहे हैं इकोनॉमिकली क्या है, वीकर सेक्शन, कि ऐसे भी लोग हैं सामान्य वर्ग में या दूसरे वर्ग में जो लोग इस वर्ग में नहीं है, जो आर्थिक आधार पर पिछड़े, ठीक है। तो उसमें भी एक क्लॉज रखा गया, जैसे कि आप लोग को बताया भी है कि 8 लाख तक उनका क्या वो इनकम हो, फिर 100 स्क्वायर यार्ड हो गया, 200 स्क्वायर यार्ड, या एग्रीकल्चरल लैंड जो है इस तरह से, मतलब 1000 स्क्वायर फीट समझ लीजिए कि, हाँ, तो इस तरह से अगर उनके पास अगर लैंड है या फिर घर है अर्बन में, तो वो लोग उस क्लास में नहीं आएंगे ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो ये एक रखा गया क्या कि जो आर्थिक दृष्टि से, लेकिन इसका तात्पर्य ये स्पेशल प्रिविलेज नहीं हुआ, जैसे कि आप ऐसे समझिएगा तो फिर तो महिलाओं को स्पेशल प्रिविलेज दे रहा है। महिलाएं क्या है, महिलाएं जो है वो भी एक डिप्राइव, इनका क्या है, इनका कभी रहा ही नहीं है फिनेंशियल ऑटोनॉमी महिलाओं का। आप देखिए तो महिलाओं को बढ़ाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो लाया जा रहा है, जैसे कि आप देखे होंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पंचायत में आप देखिए आपके यहाँ क्या है कि 1/3 जो है कितना हो गया है, आप 50% कराओ, जो भी वो रिजर्वेशन, मतलब वहां से कोई जो मुख्य धारा में उनको जोड़ने के लिए राजनीति में या विकेंद्रीकरण जो हुआ आपका पंचायत स्तर पे, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें जब भी कोई जनप्रतिनिधि बनेगा कौन होगा, कोई महिला। हाँ, अब है कि डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब आपका हम वोटिंग राइट्स छीन लेते हैं। समझ में आ रहा है कि अगर जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे से महिला अगर आ रही है, हम ये तय कर देते हैं कि वहां के जितने वोटर हैं वो केवल महिलाएं होती, तब हम ये कहते हैं कि भाई ये विशेष अधिकार उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया गया, जो लोग हम लोग वोटर्स हैं। तो अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व है, कोई शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए कि उनको क्या दिया जा रहा है, टिकट दिया जा रहा है, तो अदर जो कैटेगरी के लोग ऐसा थोड़ी कि वो लोग वोट नहीं कास्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आप अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। हाँ, तब आपके साथ जो है ये होता है कि आपको उस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से हम रोक लेते हैं कि नहीं, आपको वोटिंग राइट्स भी नहीं है, देन इट इज अगेंस्ट योर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, तभी वन मैन वन वोट जो है लगे। समझ में आ रहा है ये चीज? तो उनको मुख्य धारा में लाने, ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो आरक्षण जो रिजर्वेशन है उसकी मूल अवधारणा को समझिए कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े, ये एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है इसमें, और इसका जो फिलॉसफी है वो भी बहुत स्पष्ट है। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद से है, अभी भी इतना रिजर्वेशन देने के बाद रिजर्वेशन पर आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे जो है ट्राइबल ग्रुप्स है जो भी मेन, जैसे अगर आप अंडमान में या ये निकोबार में आप पढ़िएगा तो चरावा ट्राइब्स जो है उनके बारे में भी रिसेंटली जो है कुछ वर्ष पहले ही जो है डिटेल में पता चला, क्या ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स है। समझ में आ रहा है ये? तो उनका क्या है कि उनका मुख्य जो है सुधारा में है। ठीक, कोई क्वेश्चन और इससे रिलेटेड? नहीं, कौन? One of the implications of equality in society is the absence of ideology. विचारधारा अगर है
उसका अगर मान लीजिए कि आप एब्सेंस है कर दिया जाए, तो इससे इक्वलिटी कैसे आएगी? कोई विचारधारा, जैसे आप सोचिए थोड़ा देर, किस आइडियोलॉजी की आप बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल होगा ही। अगर एक हो ही नहीं सकता है ना, जैसे कि आप समझिए कि आप कुछ और सोच रहे हैं, अगर यहीं बैठे इस कमरे में सब लोग की आइडियोलॉजी एक हो जाए, इसका मतलब क्या है? कि ओनली वन मैन इज थिंकिंग। आइडियोलॉजी जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसको समझिए, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आपके पास बुद्धि विवेक है, तो आप केवल मेरे हाँ में हाँ क्यों मिलाइएगा? अगर आपको, आप जैसे आलोचनात्मक परीक्षण हम लोग क्यों करते हैं? आप लोग को अक्सर एग्जाम में आता है कि क्रिटिकली इवेल्युएट कीजिए, जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं अगर इसमें, तो आप एकदम सीधे मेरे हाँ में हाँ मिलाते जाइएगा, तो आप क्या क्रिएट कर रहे हैं एट द सेम टाइम? आप ये क्रिएट कर रहे हैं, तो आप अपना तो नहीं कर रहे हैं भला, आप मेरा भी भला नहीं कर रहे हैं। पूछिए कैसे? क्योंकि हम भी को भी आप अंधेरे में रख रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ये सही पढ़ा रहे हैं, तो देर इज इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, फिर सुधार नहीं होगा। इसीलिए एक जो विचारधारा है, अगर आप उसी के प्रति जो अगर आप समर्पित हो जाइएगा, तो यह भी लोकतंत्र के लिए अच्छा है। यही यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो विविधता में एकता इसको कह रहे हैं ना। जब सब लोग एक मतलब एक ही आदमी सोच रहा है कोई, तभी तो डिसेंट जो है होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है? क्लियर? हाँ, ये बना बताइए। ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये कर ले जाइएगा। हम्म, डी क्या है? हम्म, ठीक है। हम्म। हम्म, हाँ ठीक। तीनों सही है, केवल दो गलत हैं। और ये एक तरह का फैक्चुअल चीज भी हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट। हाँ, आ गया। ये तो कल क्वेश्चन लग रहा है किए थे, रिपीटेड क्वेश्चन। सेवेंटी थर्ड बना दीजिए, तो हम फिर समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट, आप समझ रहे हैं। 1, 3 and 4, वेरी गुड। हम्म, बताइए। समझ रहे हैं क्वेश्चन, समझ रहे हैं, तो फिर आंसर में क्या तकलीफ है? तुक्का मत लगाइएगा, पहले पूछ देना। अगर आंसर बता रहे हैं तो क्यों, नहीं बता रहे हैं तो वही बताएं। कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर में तुक्का नहीं लगाना है, आपको उसके पीछे जो एक लॉजिक देना है, तब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्सप्लेन भी कीजिए। बताइए। हम्म, ये पूछ क्या रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम सेंट्रलिज्म टू फेडरलिज्म? तो अब सेंट्रलिज्म कब था? पहला क्वेश्चन तो यही था। इंडिया क्या था? इंडिया इज यूनियन ऑफ, तो इंडिया को शुरू से क्या कहा जा रहा है? क्वाजाई फेडरल। तो क्वाजाई फेडरल है, तो जनता पार्टी केम इनटू पावर, उससे क्या हो गया?
जो सेंट्रलिज्म से फेडरलिज्म की तरफ हम लोग चढ़े। तो फेडरलिज्म, हम लोग शुरू से फेडरल थे कि नहीं? हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन। सो व्हाट? इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वाजाई फेडरल था कि नहीं? तो फिर क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या हो गया? शुरू से रीजनल पार्टी से नहीं, उससे नहीं, नन ऑफ द अबव है। पार्लियामेंट्री सिस्टम शुरू से कभी सेंट्रलिज्म से फेडरलिज्म की तरफ नहीं रहा। शुरू से हम लोग क्या क्वाजाई फेडरल थे। हम लोग पहले ही क्या पढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तब फिर उसका मतलब ही हो गया यूनिटरी फीचर हुआ, मतलब सेंट्रलाइज टेंडेंसी ज्यादा है। तभी तो बोले हैं कि दोनों चीज है इसमें। हाँ गुड ना, शुरू से हम लोग क्वाजाई फेडरल, इसीलिए कॉन्सेप्ट्स को हम कहते हैं कि इसको समझिए। क्वेश्चन आप समझ रहे हैं क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कब आप फेडरलिज्म में कन्वर्ट हो, ये भूल जाइए। ये क्या है, इसके जगह कोई वर्ड आप दे दीजिए, किस दशक में आप आए, ये क्या मतलब हो गया? जिस समय फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप क्या पढ़ते हैं, इंडिया इज क्वाजाई फेडरल बाई किसी भी अरे फेडरेशन हम लोग ही है। तो जब है ही है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1950 में। उस समय फेडरेशन थे और 1980 में हम फिर फेडरल हो गए। इसका क्या मतलब है? समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन जो है ऐसे ही है आपको। ये क्या, हाँ खत्म हो गया न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसके क्वेश्चंस बनाइए, बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे। द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द, कौन सा आंसर? ये तो सबका सही होगा। कैसे? इजी नहीं है, उसी चैप्टर का है, वही आंसर होगा, टॉपिक ही वही है। हाँ, हाँ, वेयर हैव द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट, द प्रियम्बल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए। इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स, कौन सा वाला आंसर? हाँ ठीक, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण और उपयोगिता रखता है। जो है पहले वही देख लीजिए, क्या है? जो नहीं समझ में आ रहा है उसको भूल जाइए। दो सही है। शासन के उद्देश्यों का वर्णन करता है, 2 और 3 भी सही है। संविधान को न्यायिक जुडिशियल मीनिंग जो है ये देने में हेल्प करता है, ये भी सही है। 2, 3 और 4, एक के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, वही आंसर होगा। हु हैज टर्म कॉन्स्टिट्यूशन ए सेक्रेट डॉक्यूमेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। बी आर अम्बेडकर। अब कौन लोग इसमें नहीं हो सकते हैं, पहले ये समझ लीजिए। ऑप्शन आपको फैक्ट है, जिन्ना सवाल ही नहीं है कि वो होंगे। अच्छा, गांधी जी जो है कब, 30 जनवरी 1948 और 26 नवंबर 1949 है। हाँ, तो उस समय ये थे तो। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए। हाँ, और हार्ट एंड सोल हो जाएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट आप बोले हैं ना, फंडामेंटल राइट नहीं। 6, it is the identity, हाँ, बियर में it is the identity card to the constitution, it is the key to the constitution, it is the soul of, किसी भी किताब की आत्मा कहाँ लिखी जाती है, उसकी प्रस्तावना में। संविधान तो ये हो गया। हार्ट एंड सोल कहिएगा फिर वो हो जाएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कहते हैं।
जस्टिस मधुवलकर भी उनको बोले थे। तो उसमें हृदय के साथ साथ वो आत्मा भी बसती है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वैसे डीपीएसपी को भी कुछ लोगों ने कहा, तो उससे नहीं कंफ्यूजन है। यहाँ प्रियम्बल, हाँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए, ये तो बहुत इजी है, वही प्रियम्बल। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द होरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन, ये जान जाइए आप लोग। के एम मुंशी, के एम मुंशी कौन थे? के एम मुंशी के बारे में बताया थे आपको, क्वेश्चन बताए थे आप लोग। हाँ, संविधान सभा में क्या थे, किस समिति के वो अध्यक्ष थे? नोटबुक नहीं लाए आप लोग, तो देखिए उसमें देख के बताइए। ये सब याद रहना चाहिए भाई, ये सब आप लोग फिर ऐसे भूलिएगा तो इस तरह से क्वेश्चन बनाने का क्या मतलब होगा। हम्म, किसमें, किस समिति के अध्यक्ष थे? के एम मुंशी, बी एन राव, बी एन राव एडवाइजर थे, हाँ ये 8th पे है। बताइए। Which of the following is are correct with the help of the courts? Objective resolution presented by Pandit Nehru eventually became preamble. सही है। It cannot be amended. Yes, it can be amended. 1 3 1 के साथ 3 कौन सा है? एक ही ऑप्शन है। हाँ, it cannot be abrogate a specific provision of the constitution. संविधान विशेष 1 2 and 3 हो गया आंसर। हाँ, it cannot be amended, ये गलत है, तो 3 तो नहीं होगा, ये अमेंड किया जा सकता है, तो 3 को हटा दीजिए। और इट कैन नॉट एब्रोगेट स्पेसिफिक प्रोविजंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका स्वरूप उचित नहीं है, इट्स नेचर इज नॉट जस्टिस। तब क्या हो जाएगा आपका आंसर? 1 2 3 नहीं होगा, 3 को हटा दीजिए, तो क्या बचा? इट कैन नॉट एब्रोगेट स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के विशेष प्रावधानों को निरस्त नहीं कर सकता, तो ये 1 and 2 आंसर है। The ideals and objectives outlined in the preamble of the Indian Constitution have been further elaborated. बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों एवं उद्देश्यों को और अधिक विस्तृत किया गया है। बोलिए। सी है सही ऑप्शन है। केवल कह देने से नहीं होगा, इसको एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे सी होगा। देखिए, जैसे आप ऐसे समझिए, प्रियम्बल में आपका क्या बात कर रहा है? जस्टिस कौन सा? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। तो जो हम लोग वेलफेयर स्टेट हैं और जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हमारा क्या करना है, वो एलिवेट करना है, ये किसमें? डीपीएसपी में।
है ना। और ये क्या है, फंडामेंटल इन गवर्नेंस, ठीक है। और आपके प्रियम्बल में क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ठीक है। ये जो अभिव्यक्ति हो गई, विचारों की अभिव्यक्ति, तो ये जो लिबर्टी आपका है, ये आपका किस में हो गया, ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 में दिया गया है। आपको जैसे फ्रीडम और इससे रिलीजन है, वो किस में, आर्टिकल 25 में ये दिया गया है, राइट टू फ्रीडम जो है आपका ऑफ ये रिलीजन, जिसमें आप कोई भी अपना रिलीजन क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपगेट, मतलब कि आप उसको क्या कर सकते हैं, आप कोई भी धर्म जो है अबाध रूप से, आपके ऊपर कोई क्या कर रहे हैं, दबाव नहीं है, तो आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और उसका धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, है ना। तो अब इस तरह से आपको धार्मिक स्वतंत्रता की भी एक आजादी जो है यह मिल रहा है। तो अब ये आपके किस में है, संविधान की प्रस्तावना में। तो संविधान की प्रस्तावना में ये भी कहा जा रहा है। और दूसरे तरफ ये जो हम कह रहे हैं कि न्याय कैसा हो, तो न्याय और पॉलिटिकल राइट्स आपको कैसे मिलेगा, अगेन फंडामेंटल राइट्स। तो ये तीनों चीजें जो है आपके प्रस्तावना में मूल करते, ये इसमें मूल अधिकार और आपका किसमें दिया है, डीपीएसपी जो है। अब इसमें ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीपीएसपी में तो है ही है, फंडामेंटल राइट्स में है ही है, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसमें है कि नहीं, ये पूछा जा रहा है। तो ड्यूटीज में क्या है आपको, जैसे कि आप ये बात करते हैं ना कि बंधुता फ्रेटर्निटी के साथ, तो उसमें क्या करना है, ब्रदरहुड को फैलाना है ना। और क्या है उसमें, है? हाँ, आप होल्ड द सॉवर्निटी, आप उसके बाद क्या करना है, आपको संप्रभुता को अपहोल्ड करना है। ये हर एक नागरिकों का क्या है, एक मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो अब वही तो है ना कि सोशल डेमोक्रेसी आप कैसे इंश्योर करते हैं, व्हेन यू गिव लिबर्टी, इक्वलिटी, इक्वलिटी कैसे आप दीजिएगा, कानून के तो विधि के समक्ष सब कोई समान हो गया। अब है कि समाज की निगाह में कैसे लोग समान होंगे, तो जब वैसे समाज की आप क्या करेंगे, एक अवधारणा, तो समाज को आप कैसे वैसे समाज का निर्माण करेंगे, जब सबको अधिकार दिया जाएगा समान रूप से, उन अधिकारों को इंश्योर कैसे किया जाएगा। तो संविधान जो है ये इसके लिए कहता है स्टेट को कि आप ऐसे अधिकार जो है, या कोई भी आप ऐसा नियम नहीं बना सकते हैं, कोई ऐसी विधि का निर्माण नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा गाइडलाइन, नोटिफिकेशन, अधिसूचना, सूचना आप नहीं जारी कर सकते हैं, जिससे कि किसी भी नागरिक का क्या हो, मूल कर्तव्य जो है, या फिर सॉरी उसके मूल अधिकार का क्या हो, हनन हो। और ये नागरिकों को भी क्या दिया गया है कि एक मौलिक कर्तव्य आपके कुछ ऐसे क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, मूल कर्तव्य है। तो अब इसमें ये दोनों को ये दिशा दे रहा है, और हमारा लक्ष्य क्या है, दैट वी हैव टू मेक अ जस्ट एंड इक्वलिटेरियन सोसाइटी, एक न्याय संगत और समता मूलक समाज का निर्माण करना है। तो दोनों एस्पेक्ट्स है। इसीलिए जो सोशल डेमोक्रेसी जो हम कहते हैं, सामाजिक लोकतंत्र कैसे इंश्योर कीजिएगा, जब लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, और ये फ्रेटर्निटी जो ब्रदरहुड है, ये कहाँ है इसका, ये मेंशन आपके, ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में है। तो जो जो टर्म्स वहां दिए गए हैं ये आपको ध्यान में रहेंगे, तो ये क्वेश्चन आसानी से ये बन जाएंगे, इससे क्वेश्चन पक्का रहता है। ये आप ध्यान रखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज को उसके क्वेश्चन छूट रहे हैं या गलत बन रहे हैं, यू डोंट हैव टू ब्लेम टू अदर्स, यू हैव टू ब्लेम टू योरसेल्फ। बस आपको सरसरी निगाह से उसको देखना है, 2 3 4 बार उसको लिख लीजिएगा, वो एक एक फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ध्यान, वो याद हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए और ना ही छूटने चाहिए, और इससे क्वेश्चंस रहता है, ये बहुत एक एक क्वेश्चन जो है कीमती हो जाएगा जब आप एग्जाम दीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल, इसको छोड़ के क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे क्वेश्चन रहेगा किसी ना किसी रूप में। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए गलत होने का तो सवाल ही नहीं, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। What is the legal nature of preamble of the Constitution?
संविधान की प्रस्तावना का कानूनी प्रकृति क्या है? हाँ? बताइए। ये एक प्रियम्बल जैसे जैसे कि आप इसमें डीपीएसपी भी पढ़ते हो क्या, नॉन जस्टिसेबल, तो इन्फोर्सेबिलिटी बोले, लेकिन क्या ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में आपको साथ देता है ना। तो ये क्या है, लागू करने योग्य नहीं, इसकी हिंदी नहीं, इट इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, मतलब आप उसको नहीं कर सकते। क्या हमारा गोल है, समझ में आ रहा है कि समता मूलक। अब मान लीजिए कि सोशल, जैसे कि डीपीएसपी में क्या है कि अब सबको काम देना, राइट टू वर्क। अब राइट टू वर्क आर्टिकल 41 में है, अगर सरकार जो है नहीं कर पा रही है वो अपनी आर्थिक क्षमता में, आप उस पर क्या क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, आप उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं घसीट सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट के केस में आप उसको ले जा सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये इंटरप्रिटेशन के लिए बी ऑप्शन राइट। कौन? हाँ, नहीं नहीं, ये गलत है, ये उसकी हिंदी, ये लीगल, ये अधूरा है, इसलिए तो कह रहे हैं कि इस पे मत जाइए आप लोग ना। जैसे कि लीगल इन्फोर्सेबिलिटी की बात हो रही है, ये लागू करने योग्य नहीं है, ऐसा है तो पूरा हम लोग जो अभी तक पढ़े पढ़ाई खत्म हो गई। हाँ, लीगल इन्फोर्सेबिलिटी जस्टिसेबल, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। Yes, yes। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, क्योंकि नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता है, या तो ये सही होगा नहीं तो ये सही होगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो अगर हम केवल इस क्वेश्चन। हाँ हाँ, कौन सा? हम्म, प्रियम्बल में आर्टिकल। हाँ। हम्म, वही तो बात तो कर रहे हैं ना, लेकिन डीपीएसपी में भी उसके विषय में दिया है जो नॉन जस्टिसेबल है, इसीलिए लीगल इन्फोर्सेबिलिटी वो क्या है, वो आपका लक्ष्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है। और उसको हम कैसे, जैसे कि आर्थिक तौर पे जैसे दो तरह के राइट्स हो गए, तो आप जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हो गए आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी, वो इन्फोर्स जो क्यों नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है, मतलब न्यायालय में वो प्रवर्तनीय नहीं है। अगर मान लीजिए, क्योंकि उसमें कई चीजें हैं, आर्टिकल 41 तो एक उदाहरण हम लोग दिए, जैसे कि आर्टिकल 44 यूनिवर्स, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या और भी बहुत सारे उसमें चीजें, तो अभी तक स्टेट ने उसको नहीं अगर इम्प्लीमेंट किया है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं सीधे कि वो आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है इसको, इसीलिए इसको इस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला जा रहा है कि इट इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। ये नॉट इन्फोर्सेबल जो है, ये जब भी ये कहा जा रहा है ना, तो लॉ के दृष्टि से ये कहा है। नहीं तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि वेलफेयर स्टेट अभी तक आप क्यों नहीं बनाया कंप्लीटली, preamble में ऐसा दिया हुआ है, it is the soul to the constitution, then we are going to right to move to supreme court, it is our fundamental right under constitution। नहीं, अच्छा दूसरी बात कि आप 42nd अमेंडमेंट किए 1976, उस दिन वर्ड क्या इंसर्ट किए, सेकुलर। ऐसा थोड़ी कि 1976 के पहले हम लोग सेकुलर नहीं थे, उसके पहले हमारी जो पॉलिसी सोशलिस्ट नहीं थी, उसके पहले इंटीग्रिटी नहीं होती है देश में, समझ में आ रहा है ना, ये वही मतलब। हाँ, तो बी को आप इसमें सही कर सकते हैं, इट इज नॉट लीगल इन्फोर्समेंट। क्या हिंदी पे मत जाइए, लागू करने योग्य कैसा, न्याय संगत, मतलब कि न्यायिक प्रवर्तनीय नहीं है। नहीं तो आप लागू करने योग्य अगर वो हिंदी लीजिएगा तो अब तक तो जितना हम लोग पढ़े पॉलिटिकल सब गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, जैसे बेरोबरी केस में इसको पार्टी नहीं माना गया, तो पार्ट नहीं माना गया तो अमेंडमेंट नहीं होगा। उसके बाद ये कहा गया, और ये भी कहा गया कि जो कोई भी आर्टिकल है जुडिशियली उसको क्या करना है, जब इंटरप्रिटेशन करना है तो आपको प्रियम्बल को ध्यान देना। हाँ बिल्कुल, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, हाँ आ गया वही जो आप कह रहे हैं क्वेश्चन। बताइए, पहले हमको पढ़ तो लेने दीजिए क्या है, ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल, संविधान का हिस्सा है लेकिन इसका कानूनी प्रभाव नहीं, नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट ईदर, संविधान का हिस्सा नहीं है, इसका कोई कानूनी प्रभाव भी नहीं, ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट,
ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। बताइए। बट हैज नो लीगल इफेक्ट, संविधान का एक हिस्सा है लेकिन एक लीगल इफेक्ट इसका नहीं है। ठीक तो है, वही इन्फोर्सेबिलिटी जो है उसी का अगला इफेक्ट है। इसका लीगल इफेक्ट क्या है? नहीं है लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। लीगल इफेक्ट कहने का मतलब हो गया जैसे कि आप अगर मान लीजिए कि मोटर व्हीकल एक्ट एक कानून बना, इसका एक लीगल इफेक्ट है कि अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बिना हेलमेट का इस्तेमाल करके बाइक चलाइएगा तो तुरंत आपको, जैसे रेलवे में आप गए बिना टिकट जाइएगा तो आप दंड के भागी होंगे। लेकिन ये जो प्रस्तावना है ये हमारा क्या है? दर्शन बता रहा है, ये हमारा उद्देश्य है, ये ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि अगर आप बीपीएससी एग्जाम प्रीलिम की लीगल इफेक्ट अगर इन्फोर्सिबिलिटी होगी तो आप प्रीलिम नहीं अगर पास कीजिएगा तो आपको जेल लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसका क्या है कि लीगल इफेक्ट नहीं हुआ, प्रीलिम आप पे तैयारी की है, अच्छी से तैयारी की, लेकिन अगर ये आपके ऊपर बाध्यता हो जाएगी लीगल इफेक्ट का मतलब कि आप नहीं पास कीजिएगा तो आपको जेल पहुंचा, आपको दंड हो जाएगी, न्यायिक सजा हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है। यही बात है कि जो ऑब्जेक्टिव है, अगर 75 ईयर्स ऑफ डेमोक्रेसी हमारी हो गई, अभी भी है ना गरीबी देश में, तो अगर हम उस तरह से देखें कि इकोनॉमिक कैपेसिटी में आप क्यों नहीं बने, या अभी भी कई लोगों का भी वोटर आईडी नहीं है, बहुत लोग जो है नहीं पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में, ऐसा थोड़ी कि आप जेल में उनको पहुंचा दीजिए ना। तो ये वही बात हो गई लीगल इफेक्ट, ठीक है। लेकिन लीगल इफेक्ट नहीं है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये किसी भी तरह से इसका कोई ये आप जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में आप यूज नहीं करते, नहीं, क्योंकि वही आपका लक्ष्य। आप समझ में आ रहा है? जैसे कि आपका लक्ष्य क्या है? सिविल सर्वेंट बनना, एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पास नहीं किए तो हम ये कहें कि आपको जेल की सजा, ये हो गया लीगल इफेक्ट, या आप दंड के भागी होंगे कानूनी रूप से। लक्ष्य तो है नहीं, ठीक है, अगले उसके बाद जब प्रयास, ये तात्पर्य। नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। सही नहीं है, ये ध्यान दीजिए। हाँ, नॉट ये लग गया है इसी वजह से, अगर नॉट नहीं होता तो ये सही होता। डी भी तो सिमिलर है किसमें? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी? 12 में नहीं, कैन नॉट है। इसमें क्या है? द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द प्रीएम्बल कैन नॉट बी कंसीडर्ड। यस, इट इज कंसीडर्ड। कानूनी व्याख्या के लिए तो करते ही है लीगल इंटरप्रिटेशन, तभी तो हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रीएम्बल में दिया गया है। 11 वाले में, 11 में क्या है जो इनको कंफ्यूजन हो गया? The preamble to the Constitution of India is a part of the Constitution but has no legal effect. Not a part of the legal effect either, because a part of the Constitution but has no legal effect independently of other parts. संविधान का एक हिस्सा है लेकिन अन्य हिस्सों से स्वतंत्र रूप से इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं। हाँ ठीक है, तो इसका जो आंसर 11 का है ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है? हैज नो लीगल इफेक्ट, और इसमें भी वही कह रहा है लेकिन इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, दूसरे पार्ट पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, हाँ गुड। 11 और ये 12 कर दिया, समझ में आ गया? ये वो भी एक ऑप्शन है। इसमें ये देखा जाता है कि राइट आंसर तो है ही है। हाँ गुड, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट
appropriate answer। सही। हाँ, इसका बताइए कौन सा बना रहे हैं आप लोग? 13। द टर्म सॉवरेन, सॉवरेन का क्या मतलब है कि एक्सटर्नल एजेंसी जो है आपके इसमें हस्तक्षेप नहीं करे। बताइए। सी 1, 3 एंड 4। 1 क्या है? इंडिया कैन मेक एंड अनमेक एनी डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड। यही जो है ना, इसको आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा तो ये परिभाषा भी हो जाएगा कि भारत बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने संबंध में कोई भी निर्णय ले और रद्द कर सकता है। ये क्या है? संप्रभु का ये अर्थ हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया एक। दूसरा, संघ और राज्य दोनों संप्रभु हैं। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो अब एक सही है, दो गलत है, तो एक ही ऑप्शन बन रहा है। यहीं से आप इसको एलिमिनेशन मेथड से बना सकते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी, करता ही है। यूनियन ऑफ इंडिया हैज द पावर टू सेव पार्ट्स ऑफ द नेशनल टेरिटरी, कुछ हिस्सों को सौंपे। ठीक। इंडिया हैज पीपुल्स सॉवरेनिटी बिकॉज द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। नेक्स्ट, गणराज्य की क्या स्थिति थी बताइए। सेकुलर वर्ड था उस समय, बस वही क्वेश्चन है। हाँ, क्लियर है। इस पंथ निरपेक्ष, ये जो धर्म निरपेक्ष कब जोड़ा गया था बताइए तो? ये किस अमेंडमेंट पर जोड़ा गया था बताइए, भूल गए? क्वेश्चन समझे हैं ये वाला? थोड़ा स्पीड ज्यादा है क्या? हाँ, ये पूछा जा रहा है कि 1950 में आपकी स्थिति क्या थी। तो जो 3 वर्ड जोड़े गए थे जो प्रस्तावना में, ये कब जोड़ा गया था? 1976-42 में संविधान संशोधन में, है ना। तो अब ये पूछा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष वर्ड जो है ये जोड़ा गया था, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये क्या है? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो बी ऑप्शन। ये बताइए लोग, तो कॉन्सेप्ट समझे। हाँ सही है। ओके। द वर्ड सोशलिस्ट इन द preamble of the constitution of India, read with। सोशलिस्ट वर्ड और कहाँ है? 25 में है। पहले पूछ रहे हैं, ये बताइए 25 क्या है? हुँ? ये क्या है? आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसमें कहाँ है ये? आर्टिकल 23 क्या है? ये भी नहीं है उससे रिलेटेड। अब आ जाइए 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तो अब इसमें क्या है? वुड एनेबल टू कोर्ट स्ट्राइक डाउन द स्टैट्यूट विद द फेडरल सोशल, बिल्कुल नहीं है। तो कौन सा है? ये ऑप्शन होगा जो फंडामेंटल, ये आपका डीपीएसपी से दिया हुआ है। सोशलिस्ट वही तो है, आर्टिकल 39 ना। आप लोग रिवीजन कीजिए ये पीछे वाला, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन फैक्चुअल, ये अगर छूट रहा है, नहीं बन रहा है, या अगर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक सीरियस कंसर्न है। हम्म, ठीक है, समझ में आया ये कैसे है? हाँ, कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं था? अगेन वही क्वेश्चन। हम्म हम्म, बताइए। हम्म
बताइए। SSSDR, SSSDR, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलरिज्म, 4 नंबर। ठीक है, इस सब में 3 S नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट? कुछ पूछना ही नहीं। क्या है सेकुलरिज्म का मतलब? पढ़िए अभी, अब मैं समझ नहीं आया। राज्य को प्रमुख धर्म को बढ़ावा देना चाहिए, गलत है। हाँ, in the affairs of governance and formulation of their policy, the state is not guided by the religious concern. ठीक तो है। हुँ? राज्य सभी धर्मों का संरक्षक है, और यहाँ हम ये कह रहे हैं, क्या कहा जा रहा है कि शासन अफेयर्स या गवर्नेंस फॉर्मुलेशन शेयर पॉलिसी, स्टेट इज नॉट गाइडेड बाय द रिलीजियस कंसिडरेशन। ठीक तो है, क्या इसमें बुराई? वही तो पूछना है। हम्म, यही तो पूछ रहे हैं कि कंसिडरेशन है, या इसमें सेकुलरिज्म का सिंपल मतलब है कि दैट कि इंडिया इज क्या, किसी भी रिलीजियस अफेयर्स में स्टेट क्या है, बताइए, नहीं इंटरफेयर करेगा। तो इसमें धर्म से संबंधित क्या है, सभी धर्मों का प्रोटेक्टर नहीं कर सकते, प्रमुख धर्म को बढ़ावा देना चाहिए भी नहीं। द इन द अफेयर्स ऑफ गवर्नेंस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ शेयर पॉलिसी द स्टेट इज नॉट गाइडेड बाय रिलीजियस कंसिडरेशन। ये सही है। कौन? सभी धर्मों को प्रोटेक्ट नहीं कर, धर्म में वो इंटरफेयर ही नहीं कर रहा है। हाँ, राज्य क्यों करेगा? वही तो कह रहा है कि उसका कोई उसमें डायरेक्शन नहीं होगा। हम्म, कोई नीति बनाइएगा उसमें धर्म को लेकर नहीं बना। कौन सा था? हाँ, ये 21 प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए। हम्म, एक क्यों गलत है जरा से बताइए। ये पढ़िए तो जरा, ये गलत क्यों है? तो फिर, हाँ नहीं, ऐसे थोड़ा ही चलेगा। तो नोट देखना चाहिए। हाँ, इतना नजदीक से हमको दिखाई दे रहा है, आपको इतना दूर से। हाँ, अच्छा, ये तो गलत हो गया फिर। ठीक है, क्लियर है। द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड 42nd। 44th क्या था, याद आ रहा है? क्या? फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़ा गया था? 51A। लेकिन जोड़ा कब किया था फंडामेंटल ड्यूटीज? इसमें से कौन सा मेंशन नहीं है, बताइए। 44th होगी, ये बताइए। 24। देखिए, इसको कैसे बनाते हैं पहले समझिए। इंडिया इज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। इसको सेपरेटली, इसको देखिए, फिर सेपरेटली देखिए। इट वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 76 सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सही है। फिर यस सर, ये बताइए, ये गलत है। तो अब क्या है, ए इज ट्रू, आर इज फॉर।
अब ये क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो फिर वही बात हो गई कि हाँ, देखिए अधिकांश क्वेश्चन जो ओरिजिनल एग्जाम होता है ना, तुमसे ही बताएं, आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिस स्तर के क्वेश्चन देख रहे हैं अधिकांश, आप देखिएगा कि आपके नॉलेज की वजह से बहुत कमी, क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि इसको आप नहीं जानते। अगर हम मान लीजिए कोई चीज पढ़े, जैसे कोई चैप्टर अगर ज्योग्राफी का है, हम नहीं पढ़े, हम नहीं जानते हैं, तो ये क्या, इट इज ए क्लैरिटी ऑफ थॉट। हमको नहीं मालूम है, वो क्वेश्चन आ गया, उसको हम छोड़ दिए, अटेम्प्ट भी नहीं दे पाए, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन कंफ्यूज कहाँ, जब आप पढ़े हुए हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं, जान रहे हैं, और लापरवाही केयरलेसनेस की वजह से अरे ठीक से नहीं पढ़ पाए, तो इसकी वजह से आप देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चंस की तादाद अधिक होती है, और आपका मार्क्स जो है उसकी वजह से ये 5-6 क्वेश्चन और बढ़ जाते तो काश मेरा हो जाता है, इस तरह की बात। तो इस पे बहुत काम करना है कि मतलब एकदम ध्यान से, जैसे तुरंत आपको ये जिसको बोलते हैं ना कि इमोशनल मैच्योरिटी, कि अरे प्रियम्बल का क्वेश्चन है, इसको तो एकदम हम कर, तो पूरा एकदम याद है। अब जैसे ही आप क्या कर रहे हैं, अब आप क्वेश्चन पे नहीं देख रहे हैं, आप इस भाव में चले गए कि प्रियम्बल हमको याद है, इसका आप कितना प्रैक्टिस किए, इतना क्लास किए, छूटेगा नहीं। अब देखिएगा उसके 2-3-4 क्वेश्चन जो आप गलत निपटा के चले आए, और फिर वो अफसोस होगा। इसलिए इसमें बहुत ध्यान से पढ़िए। Which among the following is the correct expression of the term secular in India? धर्मनिरपेक्ष शब्द की क्या पूछ रहा है? सही अभिव्यक्ति। हाँ, स्टेट का कोई रिलीजियस नहीं है, वो तो आप फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं ना, कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या हो गया कि स्टेट हैज नो रिलीजन, जैसे क्रिश्चियनिटी हमारी रिलीजन होती, बहुत सारे देश में क्या है, क्रिश्चियनिटी। इंडिया का इसीलिए सेकुलर स्टेट। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स, सीक्वेंस बस है, बताइए। हाँ, तो क्या होगा आंसर? हाँ ठीक है, कौन सा? India, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, मतलब 3, और सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, तो ये ऑप्शन हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट, द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर, बताइए। जस्टिस कैसा, सोशल इकोनॉमिक, सही है ये सही है। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ये भी सही है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल सही है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी स्टेटस, 1 2 3 4, ऑल द एबव। One of the implications of equality in society is ये तो अभी बताया ना, privileges. Which of the following is correct? Social equality is not guaranteed in our constitution. Social equality already existed in our country. अगर होता तो भाई सामाजिक तौर पे जो लोग पिछड़े हैं उनके हम लोग कैसे आरक्षण या फिर इस तरह से प्रावधान कर रहे हैं। सोशल इक्वलिटी इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए। हम्म, तभी तो सामाजिक तौर पे जो लोग पिछड़े हैं इनको क्या, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, विधि का शासन है, लेकिन समाज के स्तर पे भी इसको क्या करना है। ठीक, नेक्स्ट, इकोनॉमिक जस्टिस। जस्टिस कैसा हम दे रहे हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, तो होगा ही ना। आप न्याय कैसे दीजिएगा, सामाजिक न्याय कैसे देंगे? सामाजिक न्याय जैसे सामाजिक बराबरी कैसे, हम सबको बराबर कैसे करेंगे? तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का हुआ, वो तो एक एस्पेक्ट आप कह रहे हैं, सामाजिक तौर पे आप कैसे न्याय दीजिएगा?
हाँ, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर करेंगे। तो जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है वो क्या है? 14 किस विषय में बात कर रहा है कि विधि के समक्ष जो है सबकी समान। 15 क्या है कि किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तीसरा तो आपका 16 में क्या है कि लोक नियोजन जो भी हो रहा है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसमें आपको विभेदकारी नीति जो आपके जिस धर्म के आधार पे या रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, इस तरह की। 17 में क्या कर रहे हैं? अनटचेबिलिटी जो है उसको फॉरबिडन, एनी फॉर्म जो है वो फॉरबिडन। और 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये आप कैसे गारंटीड किए? जब आप विधि के समक्ष समानता दिए। आप ये कह रहे हैं कि आपको बोलने की आजादी, आप नागरिक होने के नाते, तो सबको सबको कैसे जस्टिस कीजिएगा? सामाजिक तौर पे सोशल जस्टिस आप ऐसे ही इंश्योर करेंगे। पॉलिटिकल राइट्स हम दे दिए सबको। इकोनॉमिक एलिवेशन, अपलिफ्टमेंट की बात आ रही है ना? तो इकोनॉमिक जस्टिस, तो तीनों तो आपको जस्टिस दिए ही है। इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड। कहां दिया गया बताइए? प्रियम्बल में। और बस राइट्स की डीपीएसपी। इकोनॉमिक कंडीशन कहां पे है? इट एंश्योर पॉलिटिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी। अगर ये इंश्योर करता है फंडामेंटल राइट, तो डीपीएसपी एंश्योर्स इकोनॉमिक जस्टिस। पुराना वीडियो ही देख लीजिए, सब उसमें नोटबुक में लिखवाया हुआ है। Which one of the following objectives is not embodied in the preamble in the constitution? क्या नहीं है? इकोनॉमिक लिबर्टी। वेरी गुड। इकोनॉमिक जस्टिस है। इकोनॉमिक लिबर्टी क्या है? इकोनॉमिक लिबर्टी मतलब क्या? आर्थिक तौर पे आजादी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात की जाती है ना? हाँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन। आ गया, वही जम करते हैं। इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। इसको नोट कर लीजिए। यदि कोई कानून नहीं है तो कोई स्वतंत्रता है। हाँ। नेक्स्ट, इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस। बहुत इजी। डी, which of the following judgments stated that preamble was not a part of the constitution? बताइए। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, in which of the following cases Supreme Court regarded preamble as a part of basic structure? वेरी गुड, हो गया। ठीक है, ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन इसके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक जो है इसमें। और बीच में आप लोग प्रैक्टिस जो है पुराना क्वेश्चन जो है ना उसको करते चलिए। On this note, I am going to conclude this session. Thank you.